स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का JPY गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय जो वीडियोज है हमारे पास वो ऑब्जेक्टिव का है। BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस 2022 के लिए सीरीज नंबर 2। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन ये है पहला कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन जानिए। ऑप्शन ए, ध्यान से पहले आप देखिए। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण और डी अधिक सिंचाई। तो इसका जो आंसर होगा इसका होगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है ए 55%, बी 60%, सी 65% और डी 70%। कितना होगा? इसका आंसर होगा 70%। मानव शरीर में यानी हमारा जो शरीर है उसमें जल की मात्रा कितनी होगी? 70%। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं आसानी से। ऑप्शन ए में है मगरमच्छ, बी में डॉल्फिन, सी में व्हेल और डी में कछुआ। यानी भारत में केवल पाया जाता है डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, डॉल्फिन। चौथा प्रश्न है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट है, सी में ग्रेनाइट है, डी में लोहयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है 5 का, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, बी शक्तियों का विभाजन, सी एकहरी शासन व्यवस्था और डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, एकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देख लीजिए पहले। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? उदाहरण बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में चीन, सी में ब्रिटेन और डी में है नन इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन ए याद रखना है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे और देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। अभी तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 7, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। इसको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, जो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? ऑप्शन ए है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है और बी है लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, सी में बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है और ऑप्शन डी में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ये 9 नंबर का। देखिए क्या है 9 नंबर, भूस्खलन क्या है? ऑप्शन ए में है प्राकृतिक आपदा, बी में मानवीय आपदा, सी में समान आपदा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन क्या है? जैसे सुनामी है, जैसे भूकंप है, उसी प्रकार भूस्खलन क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। 10वां प्रश्न है महासागर तल के कंपन का परिणाम है, यानी समुद्र तल के कंपन का परिणाम है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है हिमस्खलन,
बी चक्रवात, सी सुनामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा सुनामी। समुद्र तल के कंपन का परिणाम सुनामी है, इसको याद रखना है। और सुनामी और क्या है? यह प्राकृतिक आपदा है। 11 नंबर है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग डैश है, यानी कि भूकंप तरंग पता करना है। ऑप्शन ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग, डी टी तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा पी तरंग। क्या होगा? पी तरंग। यानी कि पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या है? ये पी तरंग है। ऑप्शन ए याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है, सुनामी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्थल से, बी समुद्र से, सी आसमान से, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है वो समुद्र में उठता है, तो इसीलिए इसका संबंध समुद्र से है। 13 नंबर है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए दूर संचार हेतु, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए, और डी दूरदर्शन के लिए। क्वेश्चन क्या है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? मौसम विज्ञान के लिए। मौसम विज्ञान के लिए ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न क्या है जो हम ले रहे हैं दोस्तों, यह है 14 नंबर का। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन ए देहरादून, बी रांची, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा रांची, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए में पंजाब, बी में केरल, सी में बिहार और डी में दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है क्योंकि बिहार गरीब राज्य है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष, ऑप्शन ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न लेते हैं 17 नंबर का। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी में प्रधानमंत्री, डी में गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो, किसी आंसर में कोई त्रुटि लगे तो हमें कमेंट करेंगे, और आपको जो लगता है सही आंसर है वो भी आप बताएं। लेकिन हम आपको 99% सही और 100% सही दोनों तरह से जितना सही क्वेश्चन बन सकते हैं वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एग्जाम्स ओरिएंटेड है। अगला क्वेश्चन 18 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, और डी में है विलियम फर्स्ट। डी में है विलियम फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर होगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग आपको आंसर बताना है। ए में है रूस, बी में है जापान, सी में है चाइना, और डी में है क्यूबा। डी में क्या है? क्यूबा। तो इसका राइट आंसर होगा रूस, ऑप्शन नंबर ए। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगले प्रश्न क्या है, 20 नंबर का होगा। देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, और डी सितंबर 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 21वां सवाल है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए में है कृषक महाजन, बी में है भूमि विकास बैंक, सी में है प्राथमिक कृषि साख समिति और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट। अगला प्रश्न है 22, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए कृषि, बी में विज्ञान क्षेत्र, सी में शिक्षा क्षेत्र और डी में सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का जो टर्सरी सेक्टर है, आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है? वो सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र। दोस्तों इसको याद रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए में उदारीकरण, बी में निजीकरण और सी में वैश्वीकरण। तो इसका आंसर होगा तीनों, यानी इनमें सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी ये नेप में आते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, नई आर्थिक नीति में आते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 24 नंबर का प्रश्न जो है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए 50 रुपया, बी 70 रुपया, सी 10 रुपया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ भी शुल्क नहीं लगता है। 25 नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में है फ्रांसीसी, सी में पुर्तगाली और डी में है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले, इंडो चाइना पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाल देश से आने वाले को पुर्तगाली कहा जाता है। और 26वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए में 1920, बी में 1930 या फिर सी में 1935 या फिर डी में और कुछ हो सकता है 1940। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये 1930 होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। दोस्तों इसके बाद और भी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को समझें और याद कर लें, एक बार देख लें, 2 बार सुन लें, निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न लेकर के। 27वां सवाल जो है आपका यहाँ पर, कितना? 27वां सवाल देखिए क्या है दोस्तों। राउरकेला, क्या है? राउरकेला लोह इस्पात उद्योग कहाँ है? आप ध्यान से देखिए, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ऑप्शन देखिए, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा डी पश्चिम बंगाल में। 28वां सवाल, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी और डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो सामंती व्यवस्था से हटकर जो शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है वो किस प्रकार है? प्रगतिशील। क्या है? प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29वां है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस ऑप्शन ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 मार्च, सी 19 अप्रैल और डी 22 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड होते हैं तो उन्हें आप याद रखेंगे। हो सकता है कि सीरीज 1 में जो बताए उनमें से सीरीज 2 में आ रहे हैं, तो उन्हें भी आपको याद रखना है। अगला है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण की ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 5, डी में 4। तो वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक हाथ में 5। तो वैश्वीकरण के 5 अंग हैं दोस्तों, इसको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। अगला है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है?
ऑप्शन ए सैन्य सेवा, बी वित्त सेवा, सी मॉल सेवा, डी रेल सेवा। इनमें से जो है 3 जो है सरकारी है और एक ऐसा है जो सरकारी नहीं है, यानी कि मॉल सेवा। मॉल सेवा निजी व्यक्ति कहीं पर देते हैं तो ये क्या है, ये सरकारी नहीं है, यानी गैर सरकारी है। ठीक है, तो मॉल सेवा गैर सरकारी है, सैन्य, वित्त और रेल सेवा ये क्या है, सरकारी है। तो गैर सरकारी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए मुंबई, बी में दिल्ली, सी में पटना और डी में बेंगलुरु। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है, मुंबई ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? ऑप्शन ए पूर्णिया, बी सिवान और सी मुजफ्फरपुर और डी में देख लीजिए, डी में है पूर्वी चंपारण। तो इसका राइट आंसर होगा कांटी जो है वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में है। अगला प्रश्न है 34, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमालपुर, बी भागलपुर, सी मुंगेर और डी देख लीजिए पटना। तो इसका राइट आंसर होगा जमालपुर। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है। अगला प्रश्न जो है ये 35वां, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए में समुद्र में भूकंप, बी में मैदानी क्षेत्र में भूकंप, सी में पर्वत पर भूकंप। तो इसमें क्या होगा? समुद्र में भूकंप सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसमें याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे दोस्तों। अभी तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 है, सुखाड़ क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा, बी मानवजनित आपदा, सी सामान्य आपदा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सुखाड़, सुनामी, भूकंप ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए प्राकृतिक। 37 है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था और डी बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुसंख्यकों का शासन। 38 नंबर है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आप ध्यान से देखिए, अपने क्षेत्र से अलगाव, बी है राष्ट्रहित, सी है राष्ट्रीय एकता और डी है अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी परिणाम अच्छा नहीं है, तो ये क्या है? अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद है। अगला प्रश्न 40 नंबर का है दोस्तों, कोयला क्या है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी जैव संसाधन और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 80 मार्क्स की परीक्षा होती है सोशल साइंस की, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और एक्स्ट्रा आपको 48 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 40 आपको सही बनाना पड़ता है। तो इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन जो है सही सही बनाए हैं, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको परीक्षा में सिर्फ 40 ही बनाना है, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव। और उसमें क्या होता है कि 48 क्वेश्चन रहता है, तो 40 तो आपको सही बनाना है उसमें से चुन करके। कभी कभी हम क्या करेंगे, कभी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको जितना मांगेगा उतना ही आपको आंसर देना है। देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है।
देख लेते हैं 48 क्वेश्चन तक, और 48 में जितना कहेगा उतना आपको बनाना है। 40 कहेगा तो 40 ही बनाना है। देखिए अगला प्रश्न जो है 41 नंबर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ये द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप महादेश में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सार्क, बी नाटो, और सी ओपेक, और डी है यूरोपीय संघ। यही होगा इसका राइट आंसर, यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है 42, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन ए में देखिए महात्मा गांधी, बी में मार्टिन लूथर, सी में मोहम्मद पैगंबर, और डी में ईसा मसीह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। ठीक है, इन्होंने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी आप जो वोट देते हैं किसी को चुनने के लिए, तो उसकी ईयर क्या है, आयु क्या है? ऑप्शन ए 16 वर्ष, बी 17, सी 18 और डी 19 वर्ष। तो वोट देने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, 18 ईयर्स है, याद रखेंगे। भारत की बात है। अगला है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए है संघीय और अध्यक्षीय, बी है संघीय और संसदीय, सी है एकात्मक और अध्यक्षीय, डी है एकात्मक और संघीय। तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कहाँ है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है झारखंड, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है ये 46 नंबर है, यानी 46 है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। ऑप्शन देखिए, ए में क्या है, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, इसको IISCO, और बी है टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टिस्को TISCO, और सी है बोकारो स्टील सिटी, और डी है विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। तो भारत का प्रथम यानी कि सबसे पहले लौह इस्पात उत्पादक उद्योग जो है वो क्या है, वो टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को है। इसका ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है, टिस्को, टाटा लौह और इस्पात कंपनी। 47 नंबर का प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे? ऑप्शन ए में है रेल से यानी रेलवे से, बी में है सड़क से, सड़क मार्ग से, सी जल मार्ग से और डी वायु मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है दोस्तों सड़क मार्ग से, इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सड़क मार्ग, राइट आंसर। अगला है 48 नंबर, आज का आखिरी प्रश्न जो है, गंडक परियोजना कहाँ है? गंडक परियोजना कहाँ है? जैसे ऑप्शन ए है बेतिया में, बी में है वाल्मीकि नगर में, सी में है मोतिहारी में और डी में है छपरा में। डी में क्या है, छपरा में। तो गंडक परियोजना जो है ये बिहार में है, ये होगा बेतिया। गंडक परियोजना कहाँ है? बेतिया में है। दोस्तों आज की वीडियोज में हम लोगों ने 48 ऑब्जेक्टिव जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड 2022 मैट्रिक परीक्षा के लिए, वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले।